हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दोस्तों, जीके जीएस ब्रह्मास्त्र बैच में हम लोग अर्थव्यवस्था कवर कर इसमें हम लोग आज देखेंगे गरीबी, पॉवर्टी, निर्धनता। गरीबी क्या होती है? बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति ना होना आपका कहलाती है गरीबी। बुनियादी आवश्यकता क्या है? भोजन, स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास। जब ये बुनियादी आवश्यकताएं पूरी नहीं होती है तो व्यक्ति गरीब कहलाता है। जब अपनी बुनियादी आवश्यकताओं को पूर्ति ना हो पाए तो व्यक्ति गरीब कहलाएगा। गरीबी के प्रकार, गरीबी दो प्रकार के होते हैं। सापेक्ष गरीबी, जिसको रिलेटिव कहा जाता है, और निरपेक्ष गरीबी, एब्सोल्यूट। सापेक्ष गरीबी क्या है? आय की असमानता का मापन आपका कहलाता है सापेक्ष गरीबी। हम अपने आप को अगर अंबानी से कंपेयर करेंगे तो अपने आप को गरीब समझेंगे ना। तो सापेक्ष गरीबी की मतलब किसी अपनी तुलना किसी और अमीर व्यक्ति से करना, ये क्या कहलाता है? सापेक्ष। इसमें तुलना की जाती है सापेक्ष गरीबी में। और इसका मापन इसका मापन किस तरीके से किया जाता है? लॉरेंज वक्र और गिनी गुणांक से किया जाता है। इसको हम लोग लास्ट में देखेंगे, इस टॉपिक के लास्ट में। नेक्स्ट है आपका निरपेक्ष गरीबी, एब्सोल्यूट पॉवर्टी। न्यूनतम आय या उपभोग स्तर प्राप्त न कर पाना, वो क्या कहलाता है? निरपेक्ष गरीबी कहलाता है। जैसे हमको अगर 2 वक्त की रोटी नहीं मिल रही है खाने को, तो हम लोग क्या कहलाएंगे? गरीब कहलाएंगे। जब 2 वक्त की रोटी नहीं नसीब हो रही है तो हम लोग क्या कहलाएंगे? गरीब कहलाएंगे। बुनियादी आवश्यकता हमारी पूर्ति ही नहीं हो रही है तो हम लोग गरीब कहलाएंगे। तो कहलाता है निरपेक्ष गरीबी। और भारत में गरीबी का जो मापन होता है निरपेक्ष गरीबी से ही होता है। नेक्स्ट है आपका निर्धनता रेखा। निर्धनता रेखा देखिए, न्यूनतम आय, यह है निर्धनता रेखा, न्यूनतम आय उपभोग। इसके नीचे वाले लोग गरीब होते हैं और इसके ऊपर वाले लोग गरीबी रेखा से बाहर होते हैं। BPL, बिलो पॉवर्टी लाइन। इसके इधर जो होता है वो क्या होते हैं? गरीब होते हैं। और इसके ऊपर एबव पॉवर्टी लाइन, इसके ऊपर जो होता है वो गरीबी से बाहर होता है। यह है निर्धनता रेखा। नेक्स्ट है आपका, अब हम लोग इसका इतिहास देखते हैं। गरीबी से रिलेटेड जिसने भी अपना समिति बना, ये सब बना, इसका इतिहास देखते हैं। जैसे हम लोगों ने बैंक में का देखा था उसी तरह इसका भी इतिहास देखते हैं गरीबी का। सबसे पहले दादा भाई नौरोजी ने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इनकी पुस्तक आई थी 1901 में, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इन्होंने अपनी पुस्तक में कहा था कि एक वर्ष में प्रति व्यक्ति, मतलब एक वर्ष में प्रति व्यक्ति को 16 रुपये से 35 रुपये तक अगर कमा ले रहा है तो वो व्यक्ति गरीब नहीं कहलाएगा। और ये बहुत पहले की बात है, 1901 की बात है। आज के ज़माने में 16,000 रुपये मान के चलिए, एक वर्ष में प्रति व्यक्ति को 16,000 रुपये, तब वो गरीब नहीं कहलाएगा। तो जब 1901 में इनकी पुस्तक आई थी तब इन्होंने कहा था कि एक वर्ष में प्रति व्यक्ति 16 रुपये से 35 रुपये तक अगर कमा ले रहा है तो वह व्यक्ति गरीब नहीं कहलाएगा। तो ये किसने कहा? दादा भाई नौरोजी ने कहा। सबसे पहले गरीबी पर इन्होंने ही कुछ कहा था, वो भी अपनी पुस्तक में। फ्रेंड, जिसको भी इसका PDF चाहिए आप लोग टेलीग्राम पर सर्च कर सकते हैं @justdoitr। नेक्स्ट है आपका डांडेकर। डांडेकर, इसको रथ फार्मूला या रथ समित भी कहा जाता है। यह फार्मूला कब आया? 1971 में आया। वैज्ञानिक स्तर पर पहली बार गरीबी की गणना करने वाला कौन है? डांडेकर समित है। इसने किसको आधार माना? उपभोग खर्च और औसत कैलोरी को आधार माना। उपभोग खर्च और औसत कैलोरी को आधार माना। इनका कहना था कि 2250 कैलोरी औसत था। मतलब गरीब ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र में अगर एक व्यक्ति 2250 कैलोरी का उपभोग करता है तो वो व्यक्ति गरीब नहीं है। और इन्होंने आधार वर्ष रखा था 1960-61। नेक्स्ट है आपका, इसके बाद आता है इसी समिति को मतलब और अच्छे से अपडेट करने के लिए एक और समिति आती है, वाई के अलग समिति। वाई के अलग समिति 1979 में आता है। और इसने आधार वर्ष किसको माना? 1973-74 को माना। डांडेकर ने जो 2250 कैलोरी दिया था, इसी को इन्होंने 2 भागों में बांट दिया, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में लोग ज़्यादा मेहनत करते हैं, काम करते हैं, तो उनको ज़्यादा कैलोरी की आवश्यकता होती है। तो इन्होंने 2250 कैलोरी को 2 भागों में तोड़ दिया है। 2100 कैलोरी अर्बन शहरी क्षेत्र के लिए डिसाइड किया और 2400 कैलोरी रूरल ग्रामीण क्षेत्र के लिए डिसाइड किया इन्होंने। उसके बाद लकड़हारा समिति आती है 1989 में। इन्होंने एक अनुशंसा दी थी, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का उपयोग। ये अनुशंसा किसने दी थी? लकड़वाला समिति ने दी थी। ये सब गरीबी से संबंधित है समिति।
उसके बाद आते हैं सुरेश तेंदुलकर समिति, इम्पॉर्टेंट है। सुरेश तेंदुलकर समिति निर्माण कब होता है इस समिति का? 2004 में होता है इसका निर्माण और रिपोर्ट आती है 2009 में। इन्होंने कहा कि अपने बास्केट को बिग करिए, बिग बास्केट करो। ये नहीं बस इन्होंने बस क्या स्वास्थ्य पर ही ध्यान दिया था, लेकिन इन्होंने क्या कहा? शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरंजन, उपभोग, व्यय, इन सब पे इन्होंने ध्यान दिया। तो इन्होंने कहा कि जो कैलोरी है इसका जो बास्केट है इसको बिग बास्केट करो। इस बास्केट के अंदर शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरंजन, उपभोग व्यय ये सब इसके अंदर लाओ। कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स, बेहतर जीवन स्तर बनाने के लिए इन्होंने कहा कि बिग बास्केट बनाओ अपना, शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरंजन, इन सब पर। अगर ये सब चीज़ है एक व्यक्ति के पास तो वो व्यक्ति गरीब नहीं है। जो शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरंजन, उपभोग व्यय, तो बेहतर जीवन स्तर है जिसका, वो व्यक्ति गरीब नहीं है। और इनकी रिपोर्ट इन्होंने कहा कि शहरी क्षेत्र में, क्योंकि शहर में गांव की तुलना में शहर में चीज़ें महंगी होती है, चाहे फल फ्रूट हुए या कुछ और सामान हुए। मॉल में जाइए देखिए सामान महंगे होते हैं। तो शहरों को मतलब पैसे अधिक दिए और ग्रामीण क्षेत्र को कम। तो अगर शहर के लोग 33 रुपये प्रतिदिन कमा रहे हैं उस समय जब रिपोर्ट आई थी 2009 में इनकी, तो वो गरीब नहीं है। 33 रुपये प्रतिदिन कमा रहा है शहर का एक व्यक्ति अगर प्रतिदिन 33 रुपये कमा रहा है और महीने का 1000 रुपये कमा रहा है तो वो व्यक्ति गरीब नहीं है। और ग्रामीण क्षेत्र में 27 रुपये प्रतिदिन और माह देखे तो 816 रुपये प्रति माह अगर एक व्यक्ति कमा रहा है तो वो व्यक्ति गरीब नहीं है। यह किस रिपोर्ट में कही गई? सुरेश तेंदुलकर समिति इस रिपोर्ट में कही गई। इस रिपोर्ट के बाद गरीबी का आकलन होता है 2011 बारे में, और इस रिपोर्ट में के जो आई थी उसके बाद भारत में गरीबी, तो गरीब कितने लोग थे? 21.9% लोग गरीब थे। जब रिपोर्ट आई थी भारत में 21.9% लोग गरीब थे। सुरेश तेंदुलकर समिति की जो रिपोर्ट आई थी उस रिपोर्ट के मुताबिक। नेक्स्ट है आपका सुरेश तेंदुलकर जो समिति थी उस जो समिति का रिपोर्ट थी उस रिपोर्ट के अध्ययन करने के लिए फिर से एक समिति आती है, श्री रंगराजन समिति। रिपोर्ट का निर्माण होता है श्री रंगराजन जो समिति थी इसका निर्माण होता है 2012 में और इसकी रिपोर्ट आती है 2014 में। इस रिपोर्ट में कहा गया जो शहरी के लोग हैं उनको 47 रुपये, मतलब शहरी में जो लोग रहते हैं अगर एक व्यक्ति 47 रुपये प्रतिदिन कमाता है तो वो व्यक्ति गरीब नहीं है और माह का 1407 रुपये है। और ग्रामीण क्षेत्र में 32 रुपये प्रतिदिन का अगर एक व्यक्ति कमा रहा है तो वो व्यक्ति गरीब नहीं है, माह का हो गया 972 रुपये। फिर इस रिपोर्ट जो आई थी श्री रंगराजन समिति, फिर 2011-12 का गरीबी का आकलन होता है। तो इस रिपोर्ट में गरीबी कितनी थी? 29.5%। वहाँ पर जो ये सुरेश तेंदुलकर समिति थी इसमें शहरी के लोग अगर 33 रुपये से ज़्यादा हैं तो सब क्या है? अमीर है। 33 से कम है तो गरीब है। और ग्रामीण में 27 से अधिक है तो अमीर है और 27 से कम है तो गरीब है। और इस जो रिपोर्ट आई है श्री रंगराजन की रिपोर्ट आई है इसमें शहरी लोग 47 रुपये है तब तो वो गरीब नहीं है, 47 रुपये से ज़्यादा हैं तो अमीर है, लेकिन 47 रुपये से अगर कम है तो ये गरीब कहलाएंगे ना। तो यहाँ पर जो गरीबी का आकलन है वो बढ़ गया, गरीब लोग बढ़ गए हैं, इसलिए यहाँ पर देखिए गरीबी आकलन 29.5 है और यहाँ पर कितना है? 21.9% है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन विचार कीजिए। पहला ऑप्शन है कि भारत में निरपेक्ष गरीबी का इस्तेमाल किया जाता है, तो यह बिल्कुल सही है कि भारत में निरपेक्ष गरीबी का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है आपका सुरेश तेंदुलकर समिति की तुलना में रंगराजन समिति के अनुसार गरीबी अधिक है। तभी हम लोगों ने देखा कि रंगराजन जो समिति है इस समिति में गरीबी अधिक है अपेक्षाकृत सुरेश तेंदुलकर समिति की। अब यहाँ पर देखिए जो श्री रंगराजन समिति है इसमें सर्वाधिक गरीबी परसेंट के हिसाब से छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक गरीबी है और प्रति व्यक्ति के हिसाब से उत्तर प्रदेश में, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सर्वाधिक है तो प्रति व्यक्ति के आधार पर उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक गरीबी है। और परसेंट के हिसाब से छत्तीसगढ़ में कितना? 47.9% गरीबी है।
भारत में कुल गरीबी कितनी है? 36.30 करोड़ है भारत में गरीबी, 36.30 करोड़। नेक्स्ट है आपका गरीबी का मापन। गरीबी का मापन NSSO, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, इसके द्वारा किया जाता है 5 वर्ष के अंतराल पर। लेकिन अब CSO और NSSO इन दोनों को मर्ज कर दिया गया और बना है NSO। अब NSO गरीबी का मापन करता है। लेकिन अगर ऑप्शन में पहले का बहुत होता है कि क्वेश्चन सर ने कहा कि क्वेश्चन उठा कर डाल देते हैं 4-5 साल पहले का, तो अगर उन्होंने ध्यान नहीं दिया तो ऑप्शन में अगर NSSO दिया रहेगा तो ये भी सही है अगर ये ना दिया रहे। लेकिन वैसे अभी इसको मर्ज कर दिया गया CSO से। अब कौन गरीबी का मापन करता है? NSO गरीबी का मापन करता है। यह किस मंत्रालय के अधीन है? MOSPI। और आधार ये क्या लेते हैं गरीबी मापन करने के लिए? परिवार के उपभोग का जो खर्च है वो आधार लेकर गरीबी का मापन करते हैं। नेक्स्ट है आपका इम्पॉर्टेंट फैक्ट। गरीबी हटाओ का नारा 1971 में इंदिरा गांधी ने दिया और यह 5वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य बन गया। पांचवी जो पंचवर्षीय योजना थी 1974 से 78 तक चली थी। तो गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था? इंदिरा गांधी ने दिया था। कब दिया था? 1971 में दिया था। नेक्स्ट है आपका विश्व बैंक के अनुसार 1.90 डॉलर प्रतिदिन को गरीबी रेखा माना गया। किसके अनुसार? विश्व बैंक के अनुसार। नेक्स्ट है आपका कोई व्यक्ति गरीब है क्योंकि वह गरीब है। कोई व्यक्ति गरीब है क्योंकि वह गरीब है। गरीब कोई व्यक्ति है, उसका बच्चा, उसको अच्छे से साक्षरता नहीं मिलेगा तो उसका जो स्किल का विकास है वो भी नहीं होगा, अच्छा रोजगार नहीं मिलेगा, आय कम मिलेगा, जीवन स्तर उसका मतलब अच्छा नहीं रहेगा, कम रहेगा, स्वास्थ्य उसका कमज़ोर रहेगा। जब स्वास्थ्य कमज़ोर रहेगा तो वह फिर गरीब रहेगा। मतलब ये चक्र फिर ऐसे चलता रहेगा। इसी को कहा जाता है गरीबी का दुष्चक्र। और इसको देने वाला कौन है? रैगनर और नरकसे इन्होंने दिया इस चक्र को। नेक्स्ट है आपका भारत में NSSO द्वारा 1999 और सन 2000 से MRP का गरीबी मापन में उपयोग होता है। MRP क्या है? मिक्स्ड रेफरेंस पीरियड। ये क्या है? 30 दिन में उपभोग व्यय, मतलब दाल चीनी आटा सब्जी। 30 दिन में उपभोग व्यय, दाल चीनी आटा सब्जी, ये सब क्या है? 30 दिन में जो उपभोग व्यय हो रहा है जरूरी चीज़ों पे वो, और 5 वस्तु जो रिपीट हुई, जिन्हें आप प्रतिदिन नहीं लेते हैं फिर भी वो चीज़ें रिपीट हो रही है, ये सब किस में आएगा? MRP में आएगा। तो MRP का गरीबी मापन में उपयोग किया जाता है। पहले गरीबी मापन में उपयोग किया जाता है URP का। URP का पहले उपयोग किया जाता था यूनिफॉर्म रेफरेंस पीरियड। केवल 30 दिनों का जो उपभोग होता था उसको उपयोग किया जाता था गरीबी मापन में। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब MRP का उपयोग किया जाता है गरीबी मापन में। अब हम लोग देखते हैं लॉरेंज वक्र। देने वाला कौन है? मैक्स लॉरेंज है, इसलिए इस वक्र का नाम है लॉरेंज वक्र। कब दिया? 1905 में दिया। आय की असमानता का अध्ययन कौन करता है? लॉरेंज वक्र करता है। अब यहाँ पर देखिए X और Y, ये है Y रेखा, ये है X रेखा। जनसंख्या पॉपुलेशन इधर डिनोट किया गया है और आय जो है इधर डिनोट किया गया है। 50 व्यक्ति हैं, 10 20 30 40 50 व्यक्ति है। यहाँ 10 रुपये है आय, 10 रुपये 20 रुपये 30 रुपये 40 रुपये 50 रुपये आय है। एक व्यक्ति के पास 1 रुपये है, मतलब 10 व्यक्ति है तो 10 रुपये है, 20 व्यक्ति है 20 रुपये है, 30 व्यक्ति है 30 रुपये, 40 व्यक्ति है 40 रुपये, 50 व्यक्ति है 50 रुपये। अब 10 व्यक्ति हैं तो 10 रुपया है, 20 व्यक्ति हैं 20 रुपया है, 30 व्यक्ति हैं 30 रुपये है, 40 व्यक्ति है 40 रुपये है, 50 व्यक्ति है 50 रुपये। तो ये जो लाइन खींचेगी इसको, इस लाइन को कहा जाता है आदर्श लॉरेंज वक्र। आदर्श रेखा इस लाइन को कहा जाता है। ये देखिए समानता रेखा है, कहीं भी असमानता नहीं है। लेकिन ऐसा रियल लाइफ में नहीं होता है। रियल लाइफ में वक्र ऐसा होता है। ये है वास्तविक लॉरेंज वक्र। आय की असमानता है यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए ये 0 रुपया है, ठीक है, और यहाँ पर व्यक्ति कितने हैं? 10 व्यक्ति हैं, लेकिन इनके पास आय कितनी है? 5 रुपये आय है। व्यक्ति कितने हैं? 20 रुपये है, और यहाँ पर आय है 10 रुपये आय है। तो ऐसे मतलब ये क्या है? आय की असमानता है। यहाँ पर 30 व्यक्ति हैं और आय कितनी है? 15 रुपये है।
तो ये है वास्तविक लॉरेंज वक्र, आय की असमानता। अब एक वक्र ये है, देखिए जो मैं इसी पे ही ब्लैक कलर से ले आई हूँ और ये सीधा गया, वक्र थोड़ा तिरछा मिर्चा हो गया, समझ लीजिएगा। अब ये है बी, मतलब 49 लोगों, यहाँ तक 49 लोगों के पास 0 रुपये है और जो 50वां व्यक्ति है उसके पास 50 रुपये है। यह भी एक वक्र है। अब यहाँ पर देखिए, आदर्श लॉरेंज वक्र का झुकाव या कोण 45 डिग्री होगा। नेक्स्ट है आपका वास्तविक लॉरेंज वक्र, अगर एक्स अक्ष के समांतर हो जाए तो सर्वाधिक असमानता होगी। एक्स अक्ष के समांतर हो जाए तो सर्वाधिक असमानता होगी। अब यहाँ देखिए फिगर के माध्यम से समझने की कोशिश करिए। ये है वाई अक्षांश, ये है एक्स अक्षांश। अब यहाँ पर देखिए ये ए बी सी, तो पूछ रहा है सबसे कम असमानता कहाँ पर होगी, तो सबसे कम असमानता ये है समानता वाली रेखा, तो सबसे कम असमानता कहाँ होगी, ए, बी में और अधिक, सी में सबसे अधिक, तो सबसे अधिक होगी सी में, बी में उससे कम और ए में सबसे कम। तो सबसे कम असमानता जिसका सही क्या होगा, ये होगा। सबसे कम असमानता कहाँ पर है, ए में है। आपका गिनी गुणांक, गिनी गुणांक 1912 में इटली के गिनी के द्वारा प्रतिपादित किया गया था, इसलिए इसका नाम है गिनी गुणांक। अब यही देखिए वही जो फिगर था, ये आय वाला रेखा, ये है पॉपुलेशन का, और ये देखिए ये है आदर्श रेखा और ये है वास्तविक लॉरेंज वक्र, ये वास्तविक लॉरेंज वक्र, ये है ए आदर्श रेखा। अब जो गिनी गुणांक है इक्वल टू होता है बी अपॉन ए, आदर्श रेखा का लॉरेंज वक्र के साथ क्षेत्रफल, आदर्श रेखा का लॉरेंज वक्र के साथ क्षेत्रफल अपॉन आदर्श रेखा का कुल क्षेत्रफल, और इसका रेंज है 0 और 1। सर ने कहा था कि ये जो लॉरेंज वक्र है और गिनी गुणांक बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए सर ने इसको लास्ट में बताया। नेक्स्ट है आपका, आप यही देखिए फिर से फिगर बनाया गया है। ये है आदर्श रेखा, ये है लॉरेंज वक्र। अब ए और यहाँ पर ए और बी इक्वल होगा ना, तो इसको बी अपन ए भी लिख सकते हैं, अपन बी भी लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 1। अधिकतम असमानता 1 होगी। गिनी गुणांक अगर 1 आता है तो आय की असमानता अधिक होगी। नेक्स्ट है आपका, अब ये देखिए फिर से आदर्श रेखा भी इसी लाइन पर है, वास्तविक रेखा भी इसी लाइन पर है, तो गिनी गुणांक क्या हो जाएगा, ये पूछ रहा है। आदर्श रेखा और वास्तविक रेखा एक ही स्थान पर है, तो गिनी गुणांक क्या होगा, 0 होगा। 0 अपान आदर्श रेखा का क्षेत्रफल 1 है, तो 0 अपान 1 कितना हो जाएगा, 1 ही होगा, क्योंकि आदर्श रेखा ही वास्तविक लॉरेंज वक्र बन गई है। आदर्श रेखा अब क्या बन गई है, वास्तविक लॉरेंज वक्र बन गई है, जिससे आदर्श रेखा और वास्तविक रेखा के मध्य क्षेत्रफल 0 होगा। अतः गिनी गुणांक कितना होगा, 0 होगा, मतलब असमानता बिल्कुल भी नहीं होगी। आई होप फ्रेंड्स आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा। गिनी गुणांक और जो लॉरेंज वक्र है बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, इसीलिए सर के द्वारा लास्ट में कराया गया। आप लोग को अगर समझ में आ गया तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं है, ज़्यादा चिंता की बात नहीं है। लेकिन और जो मैंने टॉपिक बताया है, जैसे कि इम्पॉर्टेंट फैक्ट हुआ, गरीबी का इतिहास हुआ, ये सब आप लोग को अच्छे से समझ में आना चाहिए, क्योंकि इससे क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं। आई होप फ्रेंड्स आप सबको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।